इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है, तीसरा बिंदु जो है वह क्या है? विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना। अब सुनियोजित रूप से व्यक्त कैसे करेंगे? तो पहले भूमिका देंगे 10%, मेन बॉडी 80% और निष्कर्ष 10%। अब भूमिका में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, वो भी अरेंज करेंगे सुनियोजित तरीके से। ठीक है, निबंध की तैयारी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि चेयरमैन ने कहा, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमूर्त विषयों पर ज्यादा पूछे जाएंगे। और यूपीएससी को मानक मानते हुए हम लोग यूपीएससी के निर्देश का विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। उसी हिसाब से यूपीएससी के निबंध की भी तैयारी करेंगे। अब मैंने बताया था यूपीएससी ने जो निर्देश दिया था उसमें 5 बातें हैं। कौन कौन? पहला, विविध विषयों से, मल्टीपल टॉपिक्स। दूसरा, विषय पर ही केंद्रित रहना। तीसरा, विचारों को सुनियोजित तरीके से व्यक्त करना। क्या? विचारों को सुनियोजित तरीके से व्यक्त करना। अभी हमारा यही है, अब इसी का एनालिसिस करेंगे। विचारों को सुनियोजित तरीके से व्यक्त करें, यही कहा है, ठीक है। तो ये लिख चलिए, उसको ये करते हैं। ये कैवा पॉइंट था निर्देश का? तीसरा, विचारों को सुनियोजित क्या हुआ, काहे बात कर रही है? रूप से व्यक्त करना। विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना, ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। निबंध का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो होगा भूमिका, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं। क्या? प्रस्तावना। उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद निष्कर्ष, जिसको उपसंहार भी कहते हैं। क्या? उपसंहार। मेन बॉडी मुख्य भाग, इसको कह सकते हैं। 10% टाइम इस पर देंगे, सब ये राइटिंग करेंगे। 80% इसको देंगे स्पेस, 10% इसको स्पेस देंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम चलेंगे क्या? भूमिका। भूमिका को ए कर देते हैं, मेन बॉडी या मुख्य भाग को बी, और इसको निष्कर्ष या संग्रह को सी। सबसे पहले हम भूमिका के बारे में देखते हैं, जिसको परिचय या प्रस्तावना भी कहा जाए, इसके बारे में देखते हैं। ये जो है फिल्म के ट्रेलर की तरह है। क्या है? ट्रेलर की तरह है। ट्रेलर देखते हैं आप तो फिल्म को देखने में की रुचि जगती है। तो यहां पर आपका ये तय होगा कि परीक्षक बढ़िया से चेक करेगा या नहीं, तो रुचि यहीं पर जगा देना है। भूमिका को इस तरह से लिखना है, ठीक है। और संक्षिप्त रूप तरीके से लिखना है, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं देना है। की टर्म को पहचानना है और भूमिका देते हुए आरंभ करना है। भूमिका देने का साधारणतः ये तरीका जो है वह 4-5 तरीका है। एक तो सिंपल जो जनरल ट्रेडिशनल तरीका है, क्या?
जो चीज कहा गया है उसका अर्थ बता दे, आशय बता दे, तात्पर्य बता दे, परिचय दे दे। समझ आई बात? इस नारी सशक्तिकरण, इसका तात्पर्य क्या हुआ, अर्थ क्या है, आशय क्या है। काश यौवन जानता बुढ़ापा सक्षम होता, इसका तात्पर्य क्या हुआ। समझ आई बात? ये ट्रेडिशनल तरीका। क्या तात्पर्य, आशय, अर्थ, परिचय, इंट्रोडक्शन, ये परिभाषा से भी। ठीक है। दूसरा है उद्धरणात्मक। कोटेशन से, कोई कोटेशन या कविता, शायरी, किसी का प्रसिद्ध कथन, जैसे देशभक्ति पर मान लीजिए निबंध लिखना है, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नारी सशक्तिकरण पर लिख सकते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, दुर्दशा है उसको सशक्त बनाना है। या नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो तुम जीवन के सुंदर समतल में। बहुत सारा लाइन है, हम ये आपको बता रहे हैं। ठीक है। ये क्या तरीका हुआ? यौवन में जोश होता है, होश नहीं होता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना है, तो पर्यावरण प्रदूषण पर गांधी जी की एक उक्ति है कि प्रकृति आपकी जरूरत को पूरा कर सकती है, लालच को पूरा नहीं कर सकती है। लेकिन आज लालच को पूरा करने के क्रम में इंसानों ने प्रकृति को विनाश की तरफ कगार पर पहुंचा दिया है। और प्रकृति का जो विध्वंस कर रहा है इंसान, उसका खामियाजा खुद इंसान को भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ेगा और पड़ रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन बार भी खुल रहा है शहरों में, वहां जाइए फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए। ठीक है। हमारे पूर्वज परदादा और लकड़दादा वगैरह सोचे नहीं होंगे कि पानी को बोतल में भर के 20 रुपए 25 रुपए बेचा जाएगा। धरती पर कितना % पानी है? 0%। 70% पानी चारों ओर पानी है ना, क्या है? मुफ्त में ना। और बॉडी में कितना पानी है? 70। बॉडी में पानी की मात्रा बहुत है, फ्री है। बारिश फ्री, नदी फ्री, तालाब फ्री। लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है? पानी को और 20 रुपए बोतल, यही बिजनेस है। ये है मॉडर्न एज। पानी भी बिक रहा है, ऑक्सीजन भी बिक रहा है, हवा भी, हवा तो अंतरिक्ष भी, स्पेक्ट्रम भी, और घोटाला भी हो रहा है उस पर। स्पेक्ट्रम है ना, तो ये है। तो ये आप इस तरह प्रसंग से शुरू कर सकते हैं।
तो प्रसंग से शुरू कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, प्रसंग से शुरू कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। नारी दुर्दशा पर शुरू कर सकते हैं, या नक्सलवाद पर शुरू कर सकते हैं। पीर पर्वत सी हो गई, अब पिघलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए, यहां से शुरू कर दीजिए। ठीक है, नक्सलवाद समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास के जो मॉडल है उनकी उनकी उनमें जो व्याप्त है खामियां या त्रुटियां, उसी की उपज है। यहां से शुरू कीजिए। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? उदाहरणात्मक समझ गए, एक तरीका समझ गए, दूसरा तरीका ये। उसके बाद तीसरा है, कोई रिपोर्ट आया या इंडेक्स, जैसे पर्यावरण पर हम देखेंगे तो भारत में पर्यावरण की स्थिति क्या है, या पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में भारत में क्या स्थिति है। बस इस तरह से कोई आया तो मान लीजिए पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, वहीं से शुरू कर दीजिए। भूखमरी गरीबी से कोई सवाल आया, मानव विकास सूचकांक में क्या स्थिति है, वहीं से शुरू कर दीजिए। एग्जामिनर को लगेगा हाँ जानता है, दायरा इसका हो जाएगी बात। मीडिया और डेमोक्रेसी पर लिखना है। एक रिपोर्ट आई थी कि जो बड़े बड़े चैनल हैं इंडिया के, ठीक है, और 3 से 4 महीने में एक सर्वे किया गया कि उनके जो डिबेट्स थे उसमें 80% डिबेट्स इंडिया और पाकिस्तान। 80% डिबेट्स किस पर? मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के सामने में, हम उससे तुलना कर रहे हैं और टीआरपी बटोर रहे हैं। मीडिया को क्या, किस पर ये करना चाहिए? समस्या पर। गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, कुपोषण है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, क्या क्या नहीं है इंडिया में, समस्याओं का भंडार है। ठीक है, तो ये समस्याओं का देश, और यहां पर बात हो रही है क्या? इंडिया पाकिस्तान। उसके बाद बचता है तो डिबेट होता है मंदिर पर, उसके बाद बचता है तो भी डिबेट होता है बागेश्वर धाम पर। अरे अब तो जनता की अदालत में भी नजर आ गए। उसके बाद बचता है तो शिला पर, मस्जिद पर, हिंदू मुसलमान पर। ऐसे शुरू कीजिए। समझ आई बात? रिपोर्ट प्रति बढ़िया से लिखिएगा, आप ऐसे नहीं जैसे बोल रहे वैसे ही लिख दिए। क्या आप रिपोर्ट लिखे, आप ऐसे लिखवा रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं आपको नहीं देखिए देखिए, वो तो आपका व्यक्तिगत विषय है, ये निर्णय आपका है, अपना है। तो ये है कि कोई रिपोर्ट आया, कोई जैसे भ्रष्टाचार पर लिखना है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत का क्या स्थान है, वहां से शुरू करते हैं। समझ आई बात? समझ में आ रही बात ना? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत का स्थान, ये हर साल आप लोग देखते होंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। तो एक क्या हो गया रिपोर्ट, जैसे उदाहरण में भ्रष्टाचार पर उदाहरण भी लेते हैं ताकि जब हम नहीं रहेंगे तो इसे समझिएगा ना, वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है उसे भी समझिएगा ही। इसमें क्या, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, किसका? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, उससे शुरू कर सकते हैं। नहीं है? अरे पढ़ते तो होंगे, पीटी में खूब डटे होंगे। अब एक तरीका क्या हुआ, आशय अर्थ परिचय तात्पर्य परिभाषा। दूसरा कोटेशन कविता शायरी संगीत गीत। ठीक है, तीसरा कोई रिपोर्ट्स इंडेक्स से। चौथा प्रसंग, कोई प्रसंग या कोई कहानी से शुरू कर सकते हैं। प्रसंग या क्या, प्रसंग हो गया, कहानी हो गया,
कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रसंग है, ये कहानी है, कोई प्रसंग छेड़ दिए, कोई कहानी। जैसे एक बार एक सवाल आया, जैसे मान लीजिए एक लाइन हम आपको दे देते हैं, संयम ही समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। अमूर्त विषय है, और उस पर लिखेंगे तो कहानी से शुरू कर सकते हैं। किसका? गणेश जी और व्यास जी। सतत परिश्रम ही सफलता का आधार है। सतत परिश्रम और धैर्य ही सफलता का आधार है। कहां से शुरू कर सकते हैं? बुद्ध और आनंद। इसलिए शॉर्ट्स मेरा या जो भी वीडियो डालेंगे सोच समझ के हम डाल रहे हैं, उलूल जुलूल हम नहीं डालेंगे। आप लोग सचेत रहिएगा, क्या पता वही लिखना पड़े। समझ में आई बात? संयम ही समस्त सिद्धियों का प्रदाता। एक लाइन नहीं हो सकता अमूर्त विषय में, खूब हो सकता है। लाइन अभी देखे ना, अब क्या क्या लाइन आ रहा था, तो उसमें आप दे सकते हैं कि नहीं? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? आप इसमें कहानी तो शुरू होगी वहां से, बुद्ध और आनंद से, या फिर गणेश जी और व्यास जी से, लेकिन फिर उसके बाद चलेंगे हम हर क्षेत्र में। संयम रखते रहे गांधी जी, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, देश को आजादी मिली, सफलता मिली। संयम ही समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। ठीक है, हिंसा पर जो उतर आए उसमें देर हुई, गांधी जी संयम रहे, आंदोलन को बढ़ाते रहे, अंत में सफलता मिली। हर क्षेत्र में आप व्यक्तिगत तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, अपने निजी अनुभव। छात्र जो करते हैं, अधिकांश भटकाव रहता है, तो निरंतर परिश्रम करते हैं तो सफलता मिलती है। राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसकी जरूरत है? संयम की। सामाजिक जीवन में संयम की। समझ में आ रही बात? हाँ। तो तीसरा तरीका क्या हो गया? जैसे एक बार आया, हम शांति में भी सीखते हैं, सबसे अच्छे तरीके से शांति में सीखते हैं, लेकिन कभी कभी तूफान से भी सीखते हैं। इसका इतिहास में उदाहरण है, बुद्ध राजमहल से निकले, मृतक को देखा, रोगी को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा और सन्यासी को देखा, सीखा कि जो हम देख रहे हैं वही सत्य नहीं है, सब जगह दुख है, तृष्णा को मिटाना पड़ेगा, ज्ञान की खोज में चल पड़े। राजमहल में रहते तो बुद्ध नहीं बनते, राजमहल से निकले, आज पूरी दुनिया जानती है। सिद्धार्थ क्या बनकर निकले? सिद्धार्थ होकर निकले थे महल से, और बुद्ध होकर कपिलवस्तु लौटे, और तूफानों से सीखा वही बुद्धत्व, वही बुद्ध के अहिंसा का मार्ग तूफानों से सीखा अशोक ने। कलिंग युद्ध के तूफान ने उसके दिमाग में कुछ झकझोर दिया, अहिंसा के रास्ते पे आ गए। समझ आई बात? ये क्या, कौन सी शैली होगी? हो गई कहानी या प्रसंग वाली शैली। तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि कौन सी शैली यहां हम रखें, सामान्य परिचय वाला या कहानी वाला या प्रसंग वाला या उद्धरण वाला। वो खट तुरंत पकड़ लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। एक से ज्यादा देने की क्या जरूरत है? खाली कहानी ही कहना है। कहानी कहे तो बस एक छोटा सा, वो एकदम एक लाइन, 2-4 लाइन समझाने के लिए, नहीं बोल सकता कहानी ही कह दिए। इसलिए प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है। और इधर उधर भटकाव मत रखिएगा। बात कह रहे हैं हम, यूट्यूब पर उसका सुन रहे हैं, इसका सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबल, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए गड्ढा वाला उदाहरण दे दिए, एक ही जगह गड्ढा खोदिएगा पानी मिलेगा, 10 जगह खोदिएगा, जैसे वो खोदने वाले का ऊर्जा खत्म हो गया, आपका भी चांस खत्म हो जाएगा। लास्ट में कहिए चांस खत्म, खेल प्रयोग करते रहिए, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये किताब वो किताब। टू रीड 1 book 10 times is better than to read 10 book 10 times। समझ गया ना? हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। एक और शैली है प्रश्नात्मक शैली, प्रश्न शैली, जिससे प्रश्न पूछकर शुरू किया जाता है। जैसे मान लीजिए भारतीय समाज में
समानता एक मिथक। भारतीय समाज में समानता एक मिथक है। प्रश्न पूछकर शुरू कर सकते हैं, क्या प्राचीन काल से आज तक हम समाज में समानता की बात कर सकते हैं, जबकि जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, कई तरह के वाद, कई तरह के वर्ग, कई तरह के अवधारणाएं हमारी समाज में मौजूद हैं। नहीं समझे? ये क्या हो गया? प्रश्न वाली शैली हो गई। उसके बाद छठा है, एक है वार्तालाप की शैली या संवाद की शैली। ये सब शैली थोड़ा टफ है, वो आप ये उदाहरण ये करते करते आप प्रैक्टिस करते करते सब समझिएगा। जैसे किसानों की दुर्दशा पर लिखना है, किसानों की आत्महत्या पर लिखना है, तो उसे उसमें गोदान का लाइन डाल सकते हैं, या फिर पूस की रात हल्कू लाख मेहनत करता है लेकिन एक गाढ़े की चादर खरीद नहीं पाता है, और उसका सारा फसल नीलगाय चढ़ जाती है। पत्नी पूछती है, नीलगाय तो चढ़ गई खेत। तो हल्कू कहता है, अच्छा हुआ, अब हाड़ पर सोना नहीं पड़ेगा। यह स्थिति बताता है कि किसान लाख मेहनत करे लेकिन उसकी स्थिति में बदलाव आने वाला नहीं है। वह ठंड के रात में, पूस की रात में एक कंबल भी ओढ़ नहीं सकता है, ओढ़ने के लिए गाढ़े की चादर भी खरीद नहीं सकता है। क्यों? ऋण के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी मेहनत का लाभ बिचौलिया उठाता है। ऐसे शुरू कीजिए। ये क्या हो गया? वार्तालाप, संवाद की शैली। और एक सामान्य तरीका तो, और नहीं कुछ में आए तो सबसे अब जबरदस्ती रिपोर्ट, इंडेक्स, उदाहरण, ये सब जोड़ना नहीं है, देख लेना है। नहीं याद है यार, इस इंडेक्स में यहां डाल देते हैं। भूमिका हो गया, कोई दिक्कत? अब चले हम लोग मेन बॉडी। अभी कौन पॉइंट है? तीसरा पॉइंट है, याद है ना? अब बी वाला मेन बॉडी देखते हैं। मुख्य भाग। अब इसमें जब ब्रेन स्टॉर्म कीजिएगा, भूमिका में भी ब्रेन स्टॉर्म कीजिएगा बार बार। अब ब्रेन स्टॉर्म के लिए पहले ही 5 मिनट विषय को पढ़ना है, की टर्म समझना है, पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे कोई जहाज जाना है उसको इधर, थोड़ा सा यहाँ शुरू में ही एंगल कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया, हल्का सा ये इधर चला जाएगा। उसको लगेगा कि हम जा रहे हैं सही, वैसे ही आपको लगेगा कलम तोड़ के आए हैं। तो ये हो गया। हाँ, मुख्य भाग। तो इसमें क्या करना है? ब्रेन स्टॉर्म करना है, और ब्रेन स्टॉर्म में सारा पॉइंट ले लेना है और उसको अलग अलग आयाम में व्यवस्थित कर लेना है, पहलू में। समझ आई बात? क्या? ब्रेन स्टॉर्म। अब ये ब्रेन स्टॉर्म मतलब ये नहीं कि भूमिका लिख लिए तब जाके ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं। समझ आई बात? पहले ही सब कुछ, जैसे ब्रेन स्टॉर्म करेंगे तो उसी समय भूमिका बना लेंगे, निबंध का स्ट्रक्चर उसी समय रफ में बना लेंगे, भूमिका, मेन बॉडी में क्या क्या पहलू उठाना है, कंक्लूजन में क्या डालना है। 10 मिनट इसको देना है, 1 घंटा ना आपके पास है, 5 मिनट समझना है, 10 मिनट रफ, 15 मिनट हुआ ना। अभी भी समय है आपके पास, कितना? 45 मिनट। 45 मिनट 1000 शब्द आराम से लिखिएगा, नहीं लिख लीजिएगा? तब तो ब्रेन स्टॉर्म कर लेना है, वहीं पर स्ट्रक्चर करना है। ब्रेन स्टॉर्म करके स्ट्रक्चर बना लेना है मेन बॉडी का। अब कैसे सोचना है, स्ट्रक्चर सुनियोजित तरीके से कैसे प्रस्तुत करना है। जैसे एक तरीका ये है,
तरीका 1, विभिन्न आयाम को देखते हैं हम। क्या भाई? सामाजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, या सांस्कृतिक में ही धार्मिक में, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, नैतिक, लैंगिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, प्रशासनिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सकारात्मक, नकारात्मक। अब एक सवाल आपके जहन में उठेगा कि सर पैरा चेंज करके लिखें या पॉइंट वाइज लिखें। तो ध्यान में रखिएगा, हमेशा अच्छा इससे पैरा वाइज लिखा जाता है, लेकिन आपको ये हो कि एग्जामिनर हमारे पैरा को समझेगा कि नहीं, तो ऐसे लिखिए। गौर कीजिए इधर, सामाजिक स्तर पर डॉट डॉट डॉट, पैरा शुरू, पैरा खत्म। आपको आर्थिक लिखना है तो आर्थिक आयाम में ये शब्द ही वहां लिख दीजिए। नहीं समझे? हाँ, A to Z छोटा छोटा चीज हम समझा देंगे, उससे तुरंत समझ आएगा। वर्ड ही से शुरू कीजिए। नकारात्मक परिणाम भी उल्लेखनीय है। नकारात्मक पढ़ते ही समझ जाएगा एग्जाम में ये नकारात्मक शुरू किया है। और सकारात्मक नकारात्मक लिखना हो तो सामाजिक क्षेत्र में ही सकारात्मक नकारात्मक, फिर आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक नकारात्मक। ये नहीं कि सबका सकारात्मक लिख लिया तब फिर सबका नकारात्मक भी लिख रहे हैं एक ही जगह। यही कहते हैं बड़ी सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत करना, मतलब यही हुआ। ठीक है। एक दूसरा तरीका है तरीका 2, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक। ओह, काहे बात करती, ग्रामीण, शहरी, सामाजिक, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, वैश्विक। एक स्तर ऐसे भी हो सकता है, ग्रामीण, शहरी, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है, कोई कार्यक्रम है, कोई योजना है, कोई समस्या है। अब ये आपको समझना पड़ेगा। जब निबंध लिखिएगा तो खट से दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा तरीका इसमें सूट करेगा। तरीका 3, सीधे लिखिए पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, पक्ष, विपक्ष। एक चौथा तरीका है क्रोनोलॉजी। ऐतिहासिक तरीके से, हिस्टोरिकल। जैसे नारी की स्थिति मान लीजिए तो प्राचीन काल में, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। अब भारत के संदर्भ में आएगा तो आधुनिक काल में स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता बाद।
मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और स्वातंत्रोत्तर। स्वातंत्रोत्तर को भी दो भाग में बांट सकते हैं अपने देश के हिसाब से। क्या? 1991 से पहले, 1991 के बाद। और विश्व स्तर पर देखेंगे तो शीत युद्ध से पहले और शीत युद्धोत्तर। जैसे भारत की विदेश नीति, तो शीत युद्ध के काल में नैम को हमने अपनाया था, शीत युद्धोत्तर काल में एलपीजी के आधार पर। ठीक है, आर्थिक संबंध को हम ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो ये हो गया तरीका। कुछ पूछना है आपको? ये सब भी लिखते जाइए कि पैरा वाइज लिखना है, सामाजिक स्तर, ये सब अपना कोडिंग करते जाइए कि कैसे लिखना पैरा में, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। जो पहलू आप दे रहे हैं वो पहलू से ही शुरू कर दिए पैरा। नहीं समझे? हाँ, जैसे बेरोजगारी पर लिख रहे हैं तो ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी लिख रहे हैं, तो ग्रामीण बेरोजगारी का कारण ये है, शहरी बेरोजगारी का कारण ये है। आयाम हो गया? वो तो धीरे धीरे सीख जाइएगा। आज भी बहुत चीज आप लोग सीख गए होंगे। अच्छा, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो अंडरलाइन ऐसा कीजिए दाल भात में चटनी की तरह। नहीं समझे? अंडरलाइन होता है, और दाल भात कम हो चटनी ही ज्यादा हो। अंडरलाइन इस तरह कीजिए कि लगे नहीं कि अंडरलाइन करने के लिए ही लिखा गया है। मुख्य मुख्य बिंदु को अंडरलाइन कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। एग्जामिनर का वहां पर एग्जामिनर रुकेगा क्यों अंडरलाइन किया है। ठीक है, अंडरलाइन करना हो तो एक ही कोई पॉइंट रखिए, ये नहीं कि लाल, काला, पीला, हरा, वो सब कुछ नहीं। ठीक है, और कोई शक, शुबहा, संदेह, कंफ्यूजन, क्या करना नहीं करना है? और फिर बैच में तो बताते ही रहेंगे। ये हो गया। अब आप लोग को लग रहा है ना कि ऐसे उतना आसान नहीं है। जो लोग प्रचार कर रहे हैं इतना में पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो आसान नहीं है, उसमें जाना भी नहीं। तरीका 4 हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं निष्कर्ष, उपसंहार। इसको कहते हैं उपसंहार, निष्कर्ष, कंक्लूजन। इसमें क्या है, जो भी चीज लिख रहे हैं ना उसका सार तत्व लिख दीजिए। बहुत लोग कहते हैं सार तत्व नहीं लिखना है। सार तत्व आप लिख सकते हो। सार तत्व में रिपीट नहीं करना है कि जितना हम बोले उसको संक्षेप में फिर से लिख देते हैं, वो नहीं। उसे क्या सीखे, क्या विजन निकला, विश्लेषण जो किए तो उसका क्या उससे सूत्र निकला, क्या होना चाहिए। समझ गए ना? क्या निष्कर्ष निकला, क्या सीख मिलती है, क्या होना चाहिए। समाधान हो सकता है दे दे, कोई समस्या है तो। अब कोई समस्या है तो उसके संदर्भ में अतिवादी सोच नहीं अपनानी है। अतिवादी सोच समझते हैं? जैसे नक्सलवाद पर लिखना है तो आप एकदम लास्ट लिख देंगे, नक्सलवादी जो है देश के बड़े दुश्मन हैं, इनको खत्म किया ही जाना चाहिए, अन्यथा हमारा देश असुरक्षित ही रहेगा। तो एक बैलेंस्ड अपनाइए कि नक्सलवाद जिन समस्याओं के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो अतिवादी अप्रोच नहीं अपनाना है।
विदेश नीति, तो हमारी विदेश नीति का लक्ष्य होना चाहिए पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा देना। ये क्या हो गया? अतिवादी। उसमें तो अपना भावना, अपना विचार दीजिएगा ना, तो वो उस तरह का सोच रहेगा तो आ जाएगा उसमें। वो संतुलित और हमेशा आशावादी, क्या निगेटिव नहीं, कभी भी निगेटिव अप्रोच नहीं, कभी भी निगेटिव नहीं, हमेशा क्या, हमेशा आशावादी और हमेशा सकारात्मक, कभी निराश नहीं, कभी निराशा नहीं दिखाना है। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, तू अश्रु के कण बरसाता चल। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कह के लास्ट कर सकते हैं। यह समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि इसको खत्म नहीं किया जा सकते, ईमानदार प्रयास की जरूरत है। लास्ट लिख दीजिए, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। ठीक, तो कभी भी निराशा नहीं दिखाना है। आज ये डेमो था, लेकिन डेमो के जैसा नहीं, ये क्लास ही हो गया। नहीं तो आप लोग एस्से को हल्के में लेते, हमको गंभीरता दिखानी थी, जरूरत थी। अब तीसरा हो गया ये, ठीक है, इस तरह से प्रस्तुत कर देना है सुनियोजित तरीके से, हो गया ना तीसरा। चौथा पॉइंट क्या था?